यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में इकोनॉमी के सेक्शन से जो सवाल पूछे गए थे उनकी आज हम मोस्ट रैशनल एनालिसिस करेंगे, समझेंगे यूपीएससी कितने सवाल इकोनॉमी से पूछता है, कितने मार्क्स आप बटोर सकते हैं। इकोनॉमी से मार्क्स बटोरना बहुत इजी है अगर आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है। देखिए यूपीएससी के कुछ कोर सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यहाँ से वो भर भर के सवाल पूछता है। 15 to 20% क्वेश्चन इकोनॉमी से होते हैं, 15 to 20% क्वेश्चन प्री में पॉलिटी से होते हैं। अगर यहाँ पर मार्क्स गेन करेंगे तभी कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे, इतना याद रखिएगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ। और इकोनॉमी सबको बहुत मुश्किल लगती है बहुत ईजी। मेरा एक काम कीजिएगा, इंडियन इकोनॉमी कोर्स की फ्री प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर मेरी, उसको जाकर चेक कीजिएगा। कॉन्सेप्ट बहुत पढ़ाए हैं वहां पर। अगर आप एक बार उनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और इकोनॉमी आपको सिंपल लगेगी और समझ भी आएगी। नहीं समझ आए तो मुझे बोलिएगा, मैं आपको समझा के मानूंगा। इंडियन इकोनॉमी समझेंगे तो समझ पाएंगे कि यूपीएससी के प्री में 20% का जो वेटेज है वहां से आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बटोर पाएंगे। आइए आज 2024 के इन प्री के सवालों की एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है। With reference to sector of the Indian economy, consider the following pairs: economic activity and sector। देखिए एक चीज मैं आपको समझा देता हूं। यूपीएससी में दो तरह के इकोनॉमी में दो तरह के कैटेगराइजेशन है। अगर आप सेक्टर देखेंगे ना, सेक्टर को आप तीन में तोड़ सकते हैं। एग्रीकल्चर, अरे सर हमें पता है, इंडस्ट्री, ये भी हमें पता है, और सर्विस सेक्टर, ये भी पता है। इनमें जब देखेंगे तो इनका कैटेगराइजेशन अलग होता है। और जब प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे और टर्शरी सेक्टर की बात करेंगे तो ये और ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। which means agriculture is not equivalent to primary sector, industry is not equivalent to secondary sector, services is not equivalent to tertiary sector। थोड़ा सा अंतर है, ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। ये है बेसिक इकोनॉमी। बेसिक इकोनॉमी ये समझेंगे तभी आप सवाल लगा पाएंगे। और देखिए यहाँ पे सवाल क्या पूछा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और सेक्टर। सेक्टर में क्या है, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, विच मीन्स यहाँ पर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर नहीं पूछा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब आप पढ़िए, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, डेयरी फार्म, मिनरल एक्सप्लोरेशन, वीविंग क्लॉथ। एकदम जेनरिक टर्म में आपको बताता हूं। एकदम जेनरिक टर्म में अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को समझे, प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब होता है आपने कुछ प्रोड्यूस किया है फ्रॉम जीरो। लाइक आप व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी। What is secondary activity? सेकेंडरी एक्टिविटी का मतलब होता है जब आप प्राइमरी सेक्टर का, प्राइमरी एक्टिविटी का इनपुट को यूज करके आप कुछ जनरेट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी। एंड व्हाट इज टर्शरी एक्टिविटी? जब आप प्राइमरी सेक्टर की हेल्प करते हैं और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प करते हैं, ऐसी चीजें जो प्राइमरी सेक्टर की हेल्प करें या सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प करें, उसको हम बोलते हैं टर्शरी एक्टिविटी। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। देखिए, और यहां पर देखिए एनसीईआरटी ने क्लासिफिकेशन भी दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू द इकोनॉमिक सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, माइनिंग आता है, फिशिंग आता है, रेयरिंग, लाइफ स्टॉक्स, फॉरेस्ट्री। सेकेंडरी सेक्टर में देखिए कंस्ट्रक्शन आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, वाटर सप्लाई आता है, सोलर पावर आता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। अगर आप टर्शरी सेक्टर देखेंगे तो हेल्थ केयर, ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। आई होप मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके इसको दिखाया भी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। वैसे अगर आप देखें, जब हम एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में तोड़ते हैं तो जो माइनिंग होता है ना दोस्तों, ये माइनिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है, ये माइनिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है। लेकिन जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में तोड़ते हैं तो यही माइनिंग ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं इन चीज़ों को अपने इकोनॉमी कोर्स में, जो कि पेड इकोनॉमी कोर्स है 2025 के प्री के लिए, just in 30 lectures I am going to cover whole economy for pre-examination। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। वहां पर मैं समझाऊंगा कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में क्या अंतर है, और आराम से बैठेंगे और ये बातें करेंगे ताकि हमको ये चीजें बहुत डीप में समझ में। यस, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इनको आप ये मत मानिएगा कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करेंगे तो गलती कर जाएंगे। तो मतलब डेयरी फार्म, कुछ प्रोड्यूस करना, कॉन्सेप्ट समझ गए? कुछ प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है। तो मतलब ये सही दिया हुआ है। मिनरल का एक्सप्लोरेशन करना, माइनिंग एंड क्वेरिंग कहां पर आता है, ये प्राइमरी एक्टिविटी है, कुछ प्रोड्यूस करना। तो ये टर्शरी एक्टिविटी नहीं हो सकती। मतलब थर्ड जो है स्टेटमेंट गलत है। क्लोथ को वीव करना सेकेंडरी एक्टिविटी है। क्लोथ में क्या लगेगा, कॉटन। प्राइमरी सेक्टर में आप कॉटन प्रोड्यूस करोगे और प्राइमरी सेक्टर का इनपुट सेकेंडरी सेक्टर में दोगे तो क्लोथ को वीव करोगे। आई होप गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सेकेंडरी है, ये एकदम सही है। एंड स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस,
स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर कर रहे हैं तो क्या है, क्या वो प्राइमरी एक्टिविटी है? सेकेंडरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसका इनपुट यूज करके कुछ बना थोड़ी रहे हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को यूज करके आप कुछ बनाते, अगर आप मिल्क का यूज करके आप पनीर बनाते, या आप कॉटन का यूज करके आप कपड़े बनाते, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी होती। स्टोर करना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, ये सेकेंडरी एक्टिविटी तो नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। अच्छा मुझे कमेंट बताइएगा, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फिर कौन सी एक्टिविटी है? प्राइमरी एक्टिविटी है या टर्शरी एक्टिविटी है? मुझे बताइएगा। इसका मतलब क्या है? पूछा कितने पेयर करेक्टली मैच्ड हैं, तो 2 and 4 आर करेक्टली मैच्ड। इसका आंसर क्या होगा? ओनली 2। करेक्ट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, विथ रेफरेंस टू द फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ पे दो तरह कैपिटल पूछ रहा है, यहाँ पे आइटम्स दे रहा है और कैटेगरी बोल रहा है। आइटम्स लिखे हैं, कैटेगरी लिखा है। आइटम्स में बोलता है कि ये हैं ये, और ये कौन सी कैटेगरी में है, ये वर्किंग कैपिटल है या फिजिकल कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल है। अच्छा, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? ऐसा कैपिटल जो आपको लॉन्ग टर्म में आप यूज करें और वो आपको रिटर्न देता रहे, फिक्स्ड कैपिटल। यस, जैसे कि कंप्यूटर मैं अभी ये शूट कर रहा हूँ, यस आप सबके लिए, और ये कंप्यूटर मैंने खरीदा, ये लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, और ये मुझे क्या जनरेट करके दे रहा है? ये मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए कुछ चीजें प्रोड्यूस करके दे रहा है। प्रोड्यूस करने का मतलब मैं इसका यूज कर रहा हूँ और यूज करके कुछ चीज क्रिएट भी कर रहा हूँ। फिक्स्ड कैपिटल है मेरा, ये कहीं जाने वाला नहीं है, ये मेरे साथ रहेगा और ये मुझे कैपिटल है, तो ये मुझे रिटर्न भी देगा। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? आप अगर कुछ चीज़ों को डे टू डे एक्सपेंडिचर में कर रहे हो, जैसे कि मैं पेट्रोल जो है डे टू डे यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं यार्न है जो कि वीवर कर रहा है उसको भी मैं यूज़ करूँगा डे टू डे एक्टिविटी में, दैट इज़ व्हाट। तो जो चीज़ कंज्यूम हो जा रही है, शॉर्ट टर्म के लिए कंज्यूम हो जा रही है, डे टू डे एक्टिविटी के लिए, वो क्या है? वो है वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए चलती है, वर्किंग कैपिटल मतलब डेली यूज में आप उन चीज़ों को, उन रिसोर्सेज को आप यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो कैसा है? वर्किंग कैपिटल है। अब देखिए, फार्मर के पास जो प्लॉग होता है, ये क्या फिक्स्ड कैपिटल है या वर्किंग कैपिटल है? ये तो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, तो ये वर्किंग कैपिटल तो नहीं हो सकता, मतलब पहला ऑप्शन गलत है। कंप्यूटर बहुत समय के लिए रहेगा, मतलब ये क्या फिक्स्ड कैपिटल है? बिल्कुल फिक्स्ड कैपिटल है। यार्न यूज बाय द वीवर, यार्न को यूज करके वो कुछ और बना देगा, ये कैसा कैपिटल होगा? क्या ये वर्किंग कैपिटल है या फिक्स्ड कैपिटल है? ये फिक्स्ड कैपिटल तो नहीं है। इसका और पेट्रोल वर्किंग कैपिटल है क्या? पेट्रोल बिल्कुल वर्किंग कैपिटल है। विच मीन्स कई लोग कई तरह के जवाब देते हैं, यूट्यूब पर कई एनालिसिस आपने देखी होगी, वहाँ के आंसर कुछ और होंगे, यहाँ के आंसर कुछ और होंगे। मे बी देयर इज सम काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टीचर्स ऑल्सो, कि उसको क्या क्या मानते हैं। मैं लॉजिक से आपको चीज़ समझा रहा हूँ। आई होप पिछली बार जब 2023 की हमने एनालिसिस किया था, एक भी आंसर हमारा गलत नहीं होता। अभी भी वीडियो पड़ी है, एक भी आंसर गलत नहीं होता। यूपीएससी की जो आई थी उसमें हमने इकोनॉमी का जो एनालिसिस किया था, इकोनॉमी के क्वेश्चंस का, एग्जैक्ट सारे आंसर सही थे। बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है इस बार ना हो, इस बार एक दो गलत हो जाए, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब इसका भी आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर ओनली 2 होना चाहिए। बाकी अगर कहीं पर वेगनेस होगी, यूपीएससी खुद ही उस चीज़ को आपको बताएगा कि आंसर क्या है। तो मैंने आपके अपनी तरफ से ये 2 सवाल आपके साथ डिस्कस कर लिए। आइए डिजिटल रुपी के ऊपर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डिजिटल रुपी। इट इज अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय द आरबीआई इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करती है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है? कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, और जीडीपी ग्रोथ रेट में मदद करते रहना, यही है मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल, डिजिटल रुपी हो या फिजिकल रुपी हो, दोनों ही रुपया से क्या आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो क्या पहला एकदम करेक्ट है? पहला एकदम करेक्ट है। इट अपीयर्स एज अ लायबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट। अगर रुपया आरबीआई इशू करके आपको दे रहा है तो जाहिर सी बात है, रुपया में लिखा क्या होता है? अगर कोई भी नोट देखेंगे, चाहे वो फिजिकल हो चाहे डिजिटल हो, उसमें क्या है कि अगर वो नोट आप होल्ड कर रहे हैं तो ये लायबिलिटी किसकी है? ये आरबीआई की लायबिलिटी है कि अगर आपका ये नोट कोई और ना ले तो आप आरबीआई के पास जाकर इस नोट को वापस कर सकते हो। उसके इक्विवेलेंट आप गोल्ड ले सकते हो, जो चीजें लेना चाहो वो चीज आप ले सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ये नोट होल्ड कर रहे हो जो आरबीआई इशू कर रहा है, चाहे फिजिकल हो चाहे डिजिटल हो, विच मींस किसकी ऊपर लायबिलिटी है? आरबीआई की लायबिलिटी है ये, कि ये आपको अगर ये कोई पैसा एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आरबीआई तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? किसकी लायबिलिटी है? आरबीआई की लायबिलिटी है। तो इट अपीयर्स एज अ लायबिलिटी ऑन दी आरबीआई's बैलेंस शीट। एकदम सही है। तो चाहे डिजिटल रुपया होता चाहे फिजिकल रुपया होता, ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है।
इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट द इन्फ्लेशन बाई इट्स वेरी डिजाइन। अरे फिजिकल रुपया हो या डिजिटल रुपया हो, इन्फ्लेशन जब भी बढ़ता है, करेंसी कोई भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, फिजिकल के फॉर्म में हो, डिजिटल के फॉर्म में हो, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उस करेंसी की परचेजिंग पावर कम होती है। परचेजिंग पावर का मतलब होता है खरीदने की क्षमता। जैसे कि पहले मैं जाता था, मैं छोटा नन्ना मुन्ना रही था, 100 रुपए की नोट लेके जाता था और मुझे 5 समोसे मिलते थे, 5 समोसाज, मैं बहुत खुश होता था। लेकिन ये कब की बात है? ये 2014 की बात है। लेट्स से 2025 में मैं यही 100 रुपए की नोट लेके गया पर मुझे 4 ही समोसे मिले, तो 100 रुपए की पहले खरीदने की क्षमता क्या थी? अरे समोसे वाले भैया 5 समोसे दे दो, 100 रुपए में 5 समोसे मिल रहे थे। आज उसी 100 रुपए की नोट से 4 समोसे मिल रहे हैं। तो भैया ये 2014 से 2025 में हो क्या गया कि इसमें इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन ने क्या किया? आपकी परचेजिंग पावर, पैसे की खरीदने की क्षमता को कम कर दिया। पैसा तो वही है, नोट तो वही है, पर उसकी खरीदने की ताकत कम हो गई है। चाहे डिजिटल रुपया हो चाहे फिजिकल रुपया हो, इन्फ्लेशन से नहीं बच सकते हैं। मतलब ये डिजिटल रुपया क्या आपको इंश्योर कर सकता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट? बिल्कुल भी नहीं। एंड इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। आप डिजिटल रुपया को फिजिकल रुपया में, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, बैंक मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, ये तो आप कर सकते हो। यानी चौथा एकदम सही है। तो अगर आप यहाँ पे तीसरा हटाएंगे तो 1 2 4 सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया और आपको चीज समझ में आ रही। इकॉनमी बहुत ईजी तरीके से मैं समझाऊंगा। अगर आपके पास 3000 रुपए भी नहीं है तो फ्री इकॉनमी कोर्स कर सकते हैं यूट्यूब पर जो अवेलेबल है। अगर आपके पास 3000 रुपए है, इन केस अगर है, तो आप इकोनॉमी कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। इन जस्ट 30 लेक्चर्स इकोनॉमी में मैं ये इंश्योर करूंगा कि आपकी मोर देन 90% एक्यूरेसी रहे। मैं आपको वो हर एक चीज पढ़ाऊंगा जो इकोनॉमी के प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सीडीएस, सीएपीएफ, यूपीएससी के बहुत ढेर सारे सवाल लगाऊंगा, साथ में बजट इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस भी करवाऊंगा। एक बार ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। इकोनॉमी के साथ बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं तो इन प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग। साथ में अगर पॉलिटी का स्टैंड अलोन मॉड्यूल लेना है तो वो भी ले सकते हैं। आगे चल के हम बाकी सब्जेक्ट का भी अलग अलग मॉड्यूल भी ले आएंगे। तो अगर आपको पूरा कुछ सब कुछ पढ़ना है तो आप प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग पढ़ना है तो अलग अलग मॉड्यूल भी लाएंगे ताकि आप अपनी सुविधा अनुसार पढ़ सके। हमारा सिर्फ इतना ही मानना है, हम आपको टीचर्स के डेमो वीडियोस देते हैं, आप टीचर्स देखो, आपको जो टीचर अच्छा लगे उस टीचर से आप पढ़ो। कहने का मतलब जिस सब्जेक्ट में वीक हो उसी सब्जेक्ट को ज्वाइन करो। अगर आपको लगता है अच्छा कंटेंट मिल जाएगा तो प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम ये 6 फरवरी स्टार्ट हो रहा है। इकोनॉमी कोर्स भी 6 फरवरी स्टार्ट हो रहा है। पॉलिटी कोर्स भी 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। 6 फेब से स्टार्ट होने वाले कोर्सेस ये आपके 15 अप्रैल तक प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम 6 फेब से स्टार्ट होगा एंड 15 अप्रैल को ये खत्म हो जाएगा। 15 अप्रैल तक हम आपका सभी सब्जेक्ट कंप्लीट करवा देंगे इंक्लूडिंग सीसैट। आपके परफेक्शन, आपके प्रीलिम के परफेक्शन में एक निखार आएगा, हाईएस्ट एक्यूरेसी मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है सर, बहुत कर लिया प्रचार, अब आगे भी आ जाओ। अरे भैया जैसी आपकी इच्छा। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ। तो यूपीएससी बहुत पूछता है ऐसे सवाल, है ना, पिछली बार बीटा के ऊपर पूछ लिया था। ऐसे एक टर्म देता है और पूछता है ये क्या है। तो कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन ये किसका इंस्ट्रूमेंट है? कई तरह के मार्केट होते हैं, बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का मतलब है जहां पर मोर देन 1 ईयर की सिक्योरिटीज हो। बॉन्ड का मतलब है कि आपने कहीं से लोन लिया हो, डेट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं। फॉरेक्स मार्केट है कि आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डॉलर को चेंज करवा रहे हैं रुपया में, येन में, युआन में। मनी मार्केट का मतलब है कि लेस देन 1 ईयर ऑफ द सिक्योरिटीज होते हैं। व्हाट इज सिक्योरिटीज? यानी शेयर्स या बॉन्ड्स, इनको हम सिक्योरिटीज बोलते हैं। जब मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा तो डोंट वरी, ये सब चीजें समझाऊंगा। तो कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन ये किस इंस्ट्रूमेंट है, किस मार्केट का? ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है। आइए आगे चलते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? कौन है जो कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सकते हैं? कैन। यूपीएससी का वैसे भी कैन जो होता है ये बड़ा ही क्या होता है, ब्रॉड वर्ड है। कौन कर सकते हैं? क्या इंश्योरेंस कंपनीज कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सकते हैं? इनको किसने रोका है भाई? पेंशन फंड ये भी कर सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर ये भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। और आपको पता होगा आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम भी है जहां पर अब रिटेल इन्वेस्टर्स भी, हमारे जैसे लोग भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए सवाल पूछा, पिछली 2 बार से रिटेल डायरेक्ट के ऊपर सवाल पूछ चुका है, फिर एक बार सवाल पूछा, ऑप्शन के थ्रू सवाल पूछा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 एंड 3। कौन कर सकता है? कैन। तो तीनों कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 2 एंड 3। इसका आंसर 1 2 एंड 3 होगा। बिल्कुल। यूपीएससी प्री 2024 का ये सवाल देखिए। इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी के बारे में बात कर रहे हैं। कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ALLAF विंडो ऑफ द आरबीआई। LA विंडो जो होती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट अगर आपको आता हो,
ये किसके लिए होती है? क्या ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए होती है? इन जनरल इट इज नॉट फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन जनरल नहीं होती है। तो अगर इस लॉजिक से जाएंगे तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, तो ए एंड सी आर एलिमिनेटेड। उसके बाद इन इंडिया FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। होल्ड करने को क्या ये परचेज कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? बिल्कुल, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो चाहे बाहर के FII ही क्यों ना हो, ये दोनों ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 और 3 होना चाहिए। पर अभी भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये NBFC इन जनरल है और उन्होंने कैन वर्ड जो यूज किया है, तो मुझे कभी कभी डाउट होता है क्या UPSC इसका आंसर 1, 2, 3 ना दे दे। थोड़ा सा वेगनेस है, क्योंकि इन जनरल आप देख रहे हैं कि कोई भी ऐसी NBFC, क्योंकि इन जनरल तो NBFC पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक पहुंच जाओ तो इट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो अगेन आई एम सेइंग फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, इसका आंसर 1, 2, 3 भी हो सकता है एंड 2, 3 भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि UPSC पहले स्टेटमेंट को कैसे लेता है। UPSC के प्री में बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़े से वेग जरूर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है कि एक विमेन जो अपने चाइल्ड बियरिंग एज में है वो कितने ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है। जैसे कि अगर कोई एक विमेन है वो अपने जो चाइल्ड बियरिंग एज में है, लेट्स से वो 3-4 बच्चों को जन्म देती है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट कितना होगा? 4 होगा। फर्टिलिटी, कितना फर्टाइल है वो विमेन, विमेन अपने चाइल्ड बियरिंग एज में कितने बच्चों को जन्म देती है ऑन एन एवरेज, उसको हम बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। अच्छा सुनो, ये रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट क्या होता है? RFR भी होता है। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एक मॉम है एक डैड है, अगर ये 2 बच्चे पैदा करेंगे तो जब ये 2 चले जाएंगे इस दुनिया से, बिल्कुल जाना है सबको, तो ये 2 उनको रिप्लेस करने के लिए है। तो मतलब हम 2 हमारे 2, तो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट कितना होता है? 2। अगर 2 बच्चे ऑन एन एवरेज पैदा कर रहे हैं, मतलब अपने आप को, दोनों को, माँ बाप अपने आप को रिप्लेस कर देंगे 2 बच्चों से, तो क्या होगा? पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी। आई होप गेटिंग माय पॉइंट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जब रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट के बराबर आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन कैसे होने वाली है। यही चीज़ ये करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें हो रही थी। हम टोटल रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी के आसपास आ गए थे, इसलिए ये सवाल पूछा गया था। और इसीलिए इसका आंसर क्या है? द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ अ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ द हर चाइल्ड बियरिंग एज इज कॉल्ड टोटल फर्टिलिटी रेट। कल के दिन आपसे रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट के बारे में पूछ ले तो कॉन्सेप्ट आपका रेडी है। ये सवाल थोड़ा सा अगेन मुझे वेग लगता है, विच UPSC के हिसाब से आंसर क्या होगा वो वेग हो सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स: एग्रीकल्चर रेसिड्यू, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, वुड मिल वेस्ट। विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज अ फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने के लिए इनमें से किसको हम एज अ इनपुट ट्रीट कर सकते हैं? यही सवाल है, किसको कर सकते हैं? कैन बी यूज्ड, तो एग्रीकल्चर रेसिड्यू, वो तो रेसिड्यू है, किसी काम का नहीं है, इसमें यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉर्न ग्रेन, अब यहां पर ये है, ये कॉर्न ग्रेन जो है इसके बारे में बात अलग से करेंगे, बाद में करते हैं। अभी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, वेस्ट वाटर है, ट्रीटमेंट स्लज किसी यूज का नहीं है, इसको भी यूज करेंगे तो क्या सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जनरेट कर सकते हैं? हाँ, कई टेक्नोलॉजी का यूज करके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैन भी, आज नहीं कर सकते तो बाद में कर सकते होंगे। वुड मिल वेस्ट, सब में वेस्ट लिखा है, इसका भी, यानी देखो एग्रीकल्चर में रेसिड्यू लिखा है। अब मैं यही सोच रहा था और मैं आपको सच में बताता हूं कि ये सब सोचने से थोड़ा सा आप समझिए UPSC की आदत है ऐसी, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको। रेसिड्यू मेंशन किया है, कभी यहां पर वेस्ट वाटर मेंशन किया है, यहां पर भी वेस्ट मेंशन किया है, और यहां पे कॉर्न ग्रेन लिखा है। लेकिन हमने एक डिबेट भी देखी है, तो एग्रीकल्चर में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं सही माल है, अच्छा माल है, उसको अगर हम एविएशन फ्यूल बनाने में यूज करेंगे तो हमारी फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? हमारे यहाँ वैसे भी हंगर की प्रॉब्लम है। करने को तो हम कर सकते हैं, मना थोड़ी है, कैन बी यूज, करने को तो हम कर सकते हैं, चारों को यूज कर सकते हैं, पर क्या करना चाहिए? तो अगर UPSC इसको जेनरिक ले रहा है तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4 हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्न ग्रेन जो है, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट भी दिया UPSC ने, दूसरा वाला, ये कॉर्न ग्रेन को सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जनरेट करने में कॉर्न ग्रेन मदद नहीं करेगा। तो मेरा लॉजिक जो कहता है कि कॉर्न ग्रेन को आप यूज करके इनपुट देके सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कैसे प्रोड्यूस करोगे? इन अ सेंस कि कॉर्न ग्रेन तो अच्छा है जो कि हम फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी? आई होप गेटिंग माय पॉइंट। तो इन माय ओपिनियन इसका आंसर ये 2 नहीं, इसका आंसर 1, 3, 4 होना चाहिए।
पर अगेन सी एंड डी में कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए जो कॉन्फ्लिक्ट का एरिया है मैंने भी बता दिया है, पर मेरे हिसाब से इसका आंसर 134 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूपीएससी का क्लासिकल ट्रैप है एक्सट्रीम चीजें देना। मैंने बहुत चीज समझाई आपको, यूट्यूब पे समझाता रहता हूँ, शॉर्ट के माध्यम से समझाता रहता हूँ, जितना कोशिश करता हूँ समझाता हूँ आपको, आई होप आप समझते भी हैं। इंडिया डज नॉट इंपोर्ट, अरे कोई एक एप्पल, और यहाँ पे लिखा तो नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट इंपोर्ट, तो इंडिया में मैं भी हूँ, पब्लिक भी है, बहुत लोग हैं, एक एप्पल भी अगर इंपोर्ट करके ले आएंगे तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। आई होप गेटिंग माय पॉइंट। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत है, और जैसे मुझे पता चला ये गलत है, मुझे ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जहां पे पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो दूसरा एकदम अपने आप सही हो गया। इन इंडिया लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जाहिर सी बात है, जीएम क्रॉप्स जो हैं वो इंडिया में जीएम फूड आएंगे तो हम जरूर उनको चेक करेंगे पहले, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी जिसका अप्रूवल चाहिए होगा। एकदम सही स्टेटमेंट है। पहला क्यों गलत है मैंने आपको समझा दिया। आते हैं, कह रहा कि ये दिए हैं, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो ईटीएफ तो पढ़ रखा है, ईटीएफ हम पढ़ते भी हैं, तो बिल्कुल ये तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। करेंसी स्वैप भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, पर मोटर व्हीकल्स, ये मोटर व्हीकल्स क्या, तो ये तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। मोटर व्हीकल्स कैसे हो सकता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? आई होप गेटिंग माय पॉइंट। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 और 3। चलिए ये देखिए, सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ अ बोरोवर डिफॉल्ट्स अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। मुझे नहीं पता सिंडिकेटेड लेंडिंग क्या है, मैं पहले ऑप्शन को मान लेता हूं करेक्ट है। कैसे? कह रहा है सिंडिकेटेड लेंडिंग, सिंडिकेट होता तो कई लोग होते हैं, इतना समझ में आता है। स्प्रेड द रिस्क ऑफ द बोरोवर, बोरोवर का रिस्क डिफॉल्ट अक्रॉस द मल्टीपल लेंडर। किसी ने, लेट से मैंने पैसा बोरो किया है, मैंने पैसा बोरो किया 50 करोड़ रुपए, अब मुझे एक अगर बैंक, लेट से एसबीआई सिर्फ मुझे पैसा देगा, तो एसबीआई के ऊपर बहुत रिस्क है, मैंने वापस नहीं किया तो एसबीआई का 50 करोड़ रुपए डूब जाएगा। लेकिन एसबीआई के साथ साथ लेट से आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, अब 5-6 बैंक हो गए, ये 5-6 बैंक मिलके मुझे 50 करोड़ दे, तो उससे क्या होगा, इनका रिस्क जो है मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा छोटा अमाउंट मुझे दे रहे हैं, तो इनका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। तो वही लिखा है, सिंडिकेटेड लेंडिंग करेंगे, अगर कई लोग मिलकर आपको पैसे देंगे तो जो रिस्क ऑफ द बोरोवर डिफॉल्ट, बोरोवर की डिफॉल्ट करने का जो रिस्क होगा वो मल्टीपल लेंडर के अक्रॉस स्प्रेड हो जाएगा। सही तो लिखा है बिल्कुल। और सिंडिकेटेड लोन कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट और लम्प सम ऑफ द फंड्स बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन। अरे ऐसा क्यों होना चाहिए, अगर मुझे वो चाहे तो एक साथ 50 करोड़ रुपए दे दें, या एक क्रेडिट लाइन हो कि अभी 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं, फिर 5 करोड़ देंगे, फिर 3 करोड़ देंगे, फिर 2 करोड़ देंगे, ऐसा मुझे लोन चाहिए, ये कैसे भी लोन दे सकते हैं। तो ऐसा करना, ऐसा लिखना कि बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन, ये अपने आप गलत स्टेटमेंट है, ये भी गलत है। तो अगर ये दूसरा गलत है पहला सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही है, दूसरा गलत है। सी स्टेटमेंट करेक्ट। आई डोंट गेट माय पॉइंट। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल। इंडिया इतना ढेर सारा ग्रेन का प्रोडक्शन करता है, तो जाहिर सी बात है कॉमन सेंस भी बोलता है इंडिया मेंबर तो होगा। लेकिन दूसरे स्टेटमेंट पढ़िए, यूपीएससी जानबूझ के कहता है अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग द राइस एंड व्हीट। अरे न्यूक्लियर वेपन का थोड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं भैया, हम व्हीट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, ग्रेन का। तो अगर व्हीट और राइस का हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या हर कंट्री को इसका मेंबर होना जरूरी है क्या? बिना मेंबर हुए क्या हम इनका एक्सपोर्ट? अरे न्यूक्लियर आर्सेनल थोड़ी है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसने इस स्टेटमेंट को जानबूझ के क्या किया है, एक्सट्रीम बनाया कि हर एक कंट्री को इसका मेंबर होना चाहिए। मेंबर है, अच्छी बात है, उसके अपने फायदे हैं, अपना वो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका मेंबर होना चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। तो यूपीएससी के ये ट्रैप्स भी लगते हैं, आप ध्यान से थोड़ा सा देखते रहिएगा। Consider the following airports. In recent past, which of the above have been constructed as greenfield project? तो greenfield and brownfield. greenfield का मतलब है कि कुछ नहीं था, एक लैंड है जहां पर कुछ नहीं था, आपने सब कुछ नया पूरा एक बार में मतलब पूरा कंस्ट्रक्ट किया है, नया कंस्ट्रक्ट किया है। अगर नया कंस्ट्रक्ट किया है तो दैट इज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका मतलब तो यहां पर जो ये विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये ग्रीनफील्ड नहीं है दोस्तों, ये दोनों नए बनाए गए थे, तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये वैसे अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता ये एकदम, तो यहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन ये सवाल नहीं छोड़ सकते। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हमने पढ़ाया भी था, पढ़ाते भी हैं, बहुत लोग पढ़ाते हैं, ये पढ़ना भी चाहिए आपको। द एंट्री एज ग्रुप फॉर द एनरोलमेंट इन द स्कीम इज 21 to 40। 21 to 40 क्यों भाई? जब लड़कियों की शादी की एज 18 है तो यहीं से शुरू कर लो आप। तो ये फैक्ट जो है गलत दिया हुआ है, फैक्ट गलत भी देता है यूपीएससी। पहला अगर आप हटा देंगे तो कहां बच जाएंगे? 2, यानी 2 तो एकदम सही है, और 4 है नहीं यहाँ पे, तो 4 गलत हो गया। अब
3 पे अटक गए। ई सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव अ मिनिमम पेंशन ऑफ 3000 पर मंथ आफ्टर टेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर। 60 साल के बाद पेंशन आपको 3-3 हजार रुपए मिलेगी, जो कि एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, और ये हम पढ़ते भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Statement 1, if the United States of America were to default on its debt, holder of the US Treasury bond will not be able to exercise their claim to receive payment. अगर यूएसए अपने डेट पर डिफॉल्ट कर जाए, अपने वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेट, होल्डर ऑफ द यूएस ट्रेजरी बॉन्ड, तो यूएस कोई भी गवर्नमेंट होती है वो पैसा आपसे कैसे बोरो करती है? बाय इशूइंग दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स या डेट्स को, करेक्ट? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, ये सब इशू करके कोई भी गवर्नमेंट ऐसा बोरो करती है। बोरो कर लिया, अगर ये लोग अपना पैसा वापस नहीं करते तो क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट कर देना। तो होल्डर्स ऑफ द यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स विल नॉट हैव एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम्स टू रिसीव पेमेंट। तो जिसने आपको पैसा दिया है वो आपके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता है। और दूसरे स्टेटमेंट लिखा है यूएस गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाय द एनी हार्ड एसेट बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। ये सही स्टेटमेंट है, पर ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने आपसे पैसा बोरो किया है। तो अगर मान लो मैंने आपको पैसा दिया है तो मेरा हक बनता है मेरा पैसा वापस मांगना। तो अगर यूएस गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर रही है अपने बॉन्ड्स पे जो उन्होंने लोन लिया है उस पर डिफॉल्ट कर रही है, तो जो यूएस के लोग हैं अपना क्लेम तो कर ही सकते हैं कि मेरा पैसा वापस करो। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा एकदम सही है कि यूएस गवर्नमेंट का जो डेट है ये किसी हार्ड एसेट से लाइक गोल्ड, सिल्वर, इससे बैक नहीं है। लोगों का भरोसा है कि यूएस की गवर्नमेंट इतनी पावरफुल गवर्नमेंट है, 23 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, तो ये डिफॉल्ट नहीं करेंगे। भरोसे से चल रही दुनिया, आप यहां पे देख लो। पहला गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द रूल्स imposed by the Reserve Bank of India while treating the foreign bank, consider the following statement. There is no minimum capital requirement. अरे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मिनिमम कैपिटल हर चीज में रिक्वायर्ड होती है फॉर होली ओन्ड बैंक सब्सिडरी इन इंडिया। ये तो गलत हो गया। नो नहीं भैया, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, और ये सीएआर का कॉन्सेप्ट है, बेसल नॉर्म का कॉन्सेप्ट है। और बेसल नॉर्म का कॉन्सेप्ट 2024 में क्यों पूछा, मुझे कमेंट में बताइएगा। बेसल 1 कब आया था, बेसल 2 कब आया था, बेसल 3 कब आया था? And second is, for wholly owned bank subsidiaries in India, at least 50% of the board members should be Indian national. जाहिर सी बात है, अगर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरी इंडिया में है तो इंडियन नेशनल्स को बोर्ड मेंबर्स में एटलीस्ट 50% होना चाहिए। लॉजिक यही है, तो यहाँ थोड़ा सा 50% से ज्यादा होना चाहिए। आरबीआई की वेबसाइट में भी लिखा हुआ है नॉट लेस देन 50% ऑफ द डायरेक्टर शुड बी इंडियन नेशनल रेजिडेंट इन इंडिया, नॉट लेस देन दी, यानी मोर देन दी 50%। तो ये एकदम स्टेटमेंट सही भी है। Next question is about the corporate social responsibility rules in India. Consider the following statement. CSR rule specified that the expenditure that benefits the company directly or its employee will not be considered as the CSR activity. और दूसरा लिखा है CSR rule do not specify minimum spending on the CSR activity. CSR rule कुछ तो मिनिमम स्पेंडिंग करते हैं, 2% है क्या, 2% है क्या, मुझे कमेंट बताइए। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, तो दूसरा गलत हो गया भाई। अब या तो आंसर 1 है, तो नीदर वन नॉट 2 है। CSR rules specify that expenditure that benefits the company directly or its employee will not be considered as the CSR activity. जाहिर सी बात है, अपने आप को फायदा दे रहे हो तो उसको CSR में क्यों काउंट करो? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी के लिए कुछ करो। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 1 होगा। सो दीज आर 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन मीन्स 34 मार्क्स, और इसमें आपको मैं बोल सकता हूं कि आप 28 to 30 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। यानी 14 सवाल तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा बहुत वेगनेस होगी तो हाँ, यूपीएससी के की के हिसाब से 1-2 सवाल ऊपर नीचे हो जाएंगे। अदरवाइज 28 से 30 मार्क्स, अगर आप और जनरिक समझो तो 26 से 30 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। सही ढंग से पढ़ेंगे तो इकोनॉमी में अच्छे मार्क्स आएंगे। इकोनॉमी में तैयारी करनी है तो इकोनॉमी कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है प्रीलिम परफेक्शन प्रोग्राम सभी कोर्सेज के लिए। पॉलिटी के अलग चाहिए तो पॉलिटी का भी मॉड्यूल हमारे पास है। आई होप ये एनालिसिस आपको समझ में आई, जहां पर मुझे क्लैरिटी देनी थी मैंने आपको क्लैरिटी भी दी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।